Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Today we are going to complete exercise of unit number 12, 3 days to see. Let's start it. सबसे पहले जो ये आपने ग्लॉसरी करनी है, इसको आपने याद करना है, स्पेलिंग याद करने हैं और इसके बाद आपने नेक्स्ट मूव करना है एक्सरसाइज पे. ये ग्लॉसरी आपने MCQs के लिए लाजमी याद करनी है. नेक्स्ट कंप्रीहेंशन. द फर्स्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज हेलन केलर. तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है. हेलन केलर वाज अ वुमन हु बिकेम डेफ एंड ब्लाइंड एट द एज ऑफ 19 months. She graduated from Perkins Schools for the Blind when she was 20 years old. ये old होगा यहाँ पे स्पेल. ओके, तो who was Helen Keller? तो हेलन केलर के बारे में यहाँ पे लिखा कि वो बैरी थी और नज़र उनकी नहीं थी. तकरीबन 19 माह की थी. तो वो बीमारी की वजह से उनका देखने और सुनने की समाज जो है वो चली गई थी और उन्होंने ग्रेजुएशन की परकिन स्कूल से, जो ब्लाइंड स्कूल के लिए स्पेशली बनाया गया था, और 20 साल उनकी उस वक्त उम्र थी. सेकंड वन इज डिस्क्राइब द थॉट एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर इन द फर्स्ट पैराग्राफ. तो पहले पैराग्राफ में क्या उन्होंने अपने इज़हार ख्याल किया है. The author thought it would be an excellent rule, कि एक बहुत ही आला ये कानून होगा to live each day, कि हर एक दिन रहें as if we would die tomorrow, जैसे कि हम कल फौत हो जाएंगे. This rule will focus the values of life. तो ये ज़िंदगी की इक़्तिदार जो हैं उस पे तवज्जो ये रूल देगा. What makes you feel that the author is sad and depressed? तो आपको कैसे महसूस होता है कि ऑथर जो है वो गमगीन है और परेशान है. The author is sad and depressed that the people with sight can see so little. कि ऑथर इस वजह से परेशान और गमगीन है कि लोग जो है वो जो देख सकते हैं, द पीपल विद साइट, जो लोग देख सकते हैं वो अपनी आंखों का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मीन्स के बहुत कम देखते हैं. आंखें होने के बावजूद भी कम देखते हैं. शी इज़ अ ब्लाइंड बट शी कैन सी अ बेटर देन पीपल विद साइट. वो बेशक उनकी बसीरत नहीं है आंखों की, लेकिन ये है कि उसके बावजूद भी वो उन लोगों से बेहतर दे सकती हैं जिनके पास आंखें मौजूद हैं. हाउ डू यू गेट एन इम्प्रेशन दैट हेलन केलर वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर. आपको कैसे तासर मिलता है कि हेलन केलर जो थी वो एक नेचर को, कुदरत को बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ करती थी. हेलन केलर वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर. वी गेट दिस इम्प्रेशन दैट वी व्हेन शी admires the rising sun, this one, and the pageant of seasons and trees. तो ये वो एविडेंस से, ठीक है, जिससे हम इम्प्रेशन ले सकते हैं कि वो नेचर की एडमायरर थी. People who are deprived of sight are not devoid of imagination. वो लोग जो महरूम होते हैं, डिप्राइव महरूम होना, साइट आँखों की बसीरत से, आर नॉट डिवॉइड महरूम होते हैं, ऑफ इमेजिनेशन, लेकिन उनसे इमेजिनेशन तो नहीं ख़त्म होती ना, इमेजिनेशन उनमें होती है. डिस्कस इट रेफरिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. द ऑथर ऑफ दिस लेसन इज़ नॉट ओनली ब्लाइंड बट ऑल्सो डेफ, बट शी हैड बेटर इमेजिनेशन दैन द पीपल हु कैन सी. जो ऑथर हैं वो ब्लाइंड भी हैं, डेफ भी हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा बेहतर इमेजिनेशन है, तख़य्युल ज़्यादा बेहतर है उन लोगों से जो देख सकते हैं. हर व्यूज़ ऑन नेचर, ये यहाँ पे आ रहा है,
ओके, नेचर एंड पीपल हैव प्रूव्ड इट। उनके जो ख्यालात थे और जो नेचर के बारे में और लोगों के बारे में वो उन्होंने ये साबित किया है। टू मी द पेजेंट सीजन इज़ एन अनएंडिंग ड्रामा कमेंट। अब इस ये एक्चुअल लाइन ली गई है वहाँ से लेसन में से, तो कहते हैं कि आप इसके बारे में एक्सप्लेन करें, कमेंट करें। दिस सेंटेंस टेल्स दैट द चेंज इन द सीजन इज़ एंडलेस, कि जो सीज़न में तब्दीली है वो ना ख़त्म होने वाले। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, और ये कुदरत का कानून है। नेक्स्ट ये 6 आपने राइट डाउन करने हैं और इनको याद करना है। ओके, नेक्स्ट है रीड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ हेलन केलर। ये आपने लाइफ हिस्ट्री इनकी रीड आउट करनी है। दिस इज़ योर टास्क असाइनमेंट, ये आपके लिए है। अरेंज द डिटेल्स ऑफ हेलन केलर्स लाइफ हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स कि एक तरतीब से, बाकायदा तरतीब से आपने उनको लिखना है, राइट। जिस तरह से यहाँ पे अब दिया गया हुआ 1880 और सामने लिखा हुआ शी रिटर्न टू, एंड देन 1887 टू प्रेसिडेंट लिडन, एंड देन 1896 सिल्वन बिगेन। और ये आपने क्या है कि ये रैंडमली दिए गए हैं, यहाँ पे जो जितने भी ये दिए गए हैं, गॉट इट। तो ये रैंडमली दिए गए हैं सारे, तो आपने उनको प्रॉपरली मैच करना है। 1880 में कौन सा इवेंट हुआ था हेलन केलर की लाइफ में, गॉट इट। इसको मैच करना है आपने। ओके, नेक्स्ट 3 days टू सी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो वोकैबुलरी पोर्शन है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1, कंसल्ट द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो ये मैंने आपके लिए वर्ड्स लिखे हैं, इनको मैं ज़रा थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हियर इट इज़। ओके, तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले स्लगिश। स्लगिश का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सुस्त, क्विवर खपखपी तारी होना, एनिमेट जिंदा, पैनोरामा नज़ारा या वसी मंजर, बॉयंट खुशगवार, डोमेंट ख्वाबीदा सोया हुआ, एंड देन नेक्स्ट है मैनीफोल्ड, दिस वन तरह तरह से, एंड कन्वोल्यूशंस बलदार पेचदार, कलीडोस्कोपिक एक आले का नाम है, एंड देन एपिक्यूरियन ऐश पसंद, ठीक है, जो ऐश करना पसंद करे, एपिक्यूरियन। इम्पेंडिंग नज़दीक आने वाला, सर पर लड़खड़ाने वाला। ओके, एंड सर्कल द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड दिस एक्सरसाइज। जो अप्रोप्रिएट हैं, जो उससे मिलते जुलते मीनिंग हैं, उसको हमने अंडरलाइन सर्कल करना है। अपेरेंटली मीन्स ऑब्वियसली, एज इट अपीयर्स क्लियरली, तो ये हमने ऑब्वियसली को किया हुआ है। मैनीफोल्ड मीन्स डिफरेंट टाइप्स, quiver means to shake slightly, got it। Number C, for each of these words from the passage give one word or short phrase which has the same meaning, ठीक है। अब हमने पैसेज को देखते हुए ये फिल इन द ब्लैंक्स में एक शॉर्ट वर्ड लिखना है और शॉर्ट फ्रेज लिखनी है जिसका इससे में मीनिंग मिलता जुलता हो। एम्फेसाइज जोर देना, स्ट्रेस। लश lush mean luxuriant, got it। appreciative आगे admirer तारीफ करने वाला, pageant showy splendid, got। then next है grammar में आप आएंगे conditionals type 2, imaginary condition ख्याली condition, उसके बारे में condition है, conditional sentence है। Conditionals of these types are used when we talk about something which we do not expect. Very important, these words, which we do not expect to happen or which is purely imaginative. या तो imagination से related होते हैं या फिर ये है कि हमें बिल्कुल तवक्को नहीं होती कि वो
जो है वो होंगे, ऐसा वाक़या होगा। ऐसी जो इमेजिनेशन जो इमेजिनरी कंडीशन में हम कंडीशनल टाइप टू यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखिए, इफ़ आई वर प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर मैं प्रेसिडेंट होता यूनिवर्सिटी का, आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज़ योर आइज़, मैं एक कोर्स बनाता जिसका नाम होता हाउ टू यूज़ योर आइज़, कि आपने अपनी आंखों का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट, ख्याली कंडीशन है, इट नेवर हैपेंड, ठीक है। तो इमेजिनेशन में अगर मैं सदर होता यूनिवर्सिटी का तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, तो ये इमेजिनेशन से है, तो इससे रियलिटी का कोई तल्लुक नहीं है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, गॉट इट, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास 3 किस्म के सेंटेंसेस हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड देन थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल को देखते हैं। ऑल मेन क्लॉजेज कैन स्टैंड एज सिंपल सेंटेंसेस व्हेन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिमूव्ड। जब पूरा सेंटेंस रिमूव कर दें बाकी और फिर आपके पास मेन क्लॉज हो तो मेन क्लॉज को हम सिंपल सेंटेंस ही कहते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, गॉट इट, मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। When we are in buoyant health, death is all but unimaginable. Sometimes it was as long as a year, sometimes as short as 24 hours. तो ये examples हैं sentences की. In the above examples, the main clause stand as complete simple sentence even without the rest of the sentence. तो इसमें main clause आप देखें, ये वी आर इन buoyant लाइफ लाइफ, ये आपकी मेन क्लॉज है, गॉट इट। तो ये इसको आप रिमूव भी कर दें तो कोई जरूरत नहीं है इसकी, वो आपको मीनिंग पूरा देगा। समटाइम्स इट वाज एज लॉन्ग एज अ ईयर्स, समटाइम एज शॉर्ट एज 24 ईयर। तो मेन क्लॉज आप इसको आप सिर्फ रखें, बाकी को काट दें तो तब भी ये सिंपल सेंटेंस पूरा सेंस देगा। Okay, compound sentence. A compound sentence contains 2 or more main clauses. एक compound sentence में 2 या 2 से ज़्यादा main clauses होती हैं। Night came on and the room grew dark. अब इसमें देखें 2 है clauses, night came on, the room grew dark, तो ये दोनों मिलके compound sentence बन गए। He is rich, एक क्लॉज होगी, बट ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज रिच, 2 क्लॉजेज हैं तो दोनों मिलके कंपाउंड सेंटेंस बनानी है। देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 1 or more मेन क्लॉजेज एंड 1 or more सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है? जो डिपेंड करती है मेन क्लॉज पे। इट इज द सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ नॉट बीइंग ग्रेटफुल, मेन क्लॉज है ये, दिस वन, गॉट इट। For what we have until we lose it, subordinate clause। तो ये देखें, अगर आप इसको इंडिविजुअली पढ़ें यहाँ तक तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। वजह क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये डिपेंड करेगी इस क्लॉज पे के साथ मिल के तब आपको पूरा मीनिंग देगी। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इस तरह के मेन क्लॉजेज और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं। और इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, सबऑर्डिनेट क्लॉज ये डिपेंड कर रही है। आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल हाउ टू यूज योर आइज, मेन क्लॉज, गॉट इट, ये मेन क्लॉज आपकी होगी। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल्स। इफ आई वर द एजुकेशनल मिनिस्टर, तो यहाँ पे मैंने लिखा आई वुड प्रमोट कंप्यूटर एजुकेशन, गॉट इट। इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर, अगर मैं होता इमेजिनेशन में, ख्याल में, बट इट नेवर हैपेंड, आई वुड प्रमोट कंप्यूटर एजुकेशन, गॉट इट। तो ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना, आई वुड। इफ़ यू हैड अ डिग्री कॉमा यू वुड गेट अ जॉब, अगर आपके पास डिग्री होती लेकिन नहीं है, यू वुड गेट अ जॉब, आपको जॉब मिल जाती। इफ़ यू वर हार्ड वर्कर, अगर आप सख्त मेहनत करने वाले होते लेकिन आप नहीं थे, यू वुड गेट फर्स्ट पोजीशन, आपने पहली पोजीशन हासिल करनी थी। ओके, इफ़ ई stopped smoking,
अगर उन्होंने स्मोकिंग रोक दी, ही वुड नॉट हैव लंग्स कैंसर। गॉड, लेकिन स्मोकिंग रोकी नहीं है, तो इस वजह से ये ओके। नेक्स्ट, वी कुड विन द मैच, हम मैच जीत सकते थे, इफ वी हैड आवर बेस्ट बैट्समैन। इफ, गॉट इट। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कंडीशनल में, अब मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरतीब कोई नहीं है। आप इफ क्लॉज जो है वो पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें इफ क्लॉज पहले लिखी हुई है दिस सेंटेंस में, और यहाँ पे जो है वो आप आए इफ क्लॉज सेकेंड पार्ट में लिखी हुई है, और यहाँ पे दूसरी क्लॉज लिखेगी। इफ वी हैड आवर बेस्ट बैट्समैन, अगर बेस्ट बैट्समैन होता तो तब हम मैच जीत सकते थे। गॉट इट। ये कंडीशनल टाइप 2 हो गया। ओके, देन मेक 3 कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंसेस। ये आपकी होम टास्क है आपका, ये आपने करना है। मैच द हाव्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। अब आपने इनके हैव्स को मिलाना है एक पार्ट को, ठीक है। ये कॉलम ए है, गॉट इट, और ये आपका कॉलम बी हो गया। तो इन दोनों को हमने आपस में मिलाना। जी बेटा, तो ये इफ यू, फर्स्ट वन देखते हैं। इफ यू हैड नॉट ड्रंक वाटर फ्रॉम दैट वेल, ठीक है, अगर आपने उस कुएं से पानी ना पिया होता तो क्या, ये यहाँ पे हम ले आते हैं इसको, यू wouldn't have fallen in, तो आप उसके अंदर ना गिरते। इफ यू ईट स्वीट्स ऑल द टाइम, तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा आएगा, योर टीथ वुड गो बैड इफ यू ईट दिस वन। गॉट इट। इफ यू डोंट यूज अ मस्कीटो नेट, you may catch malaria. If you don't keep food in the fridge, it will go bad in hot weather. Got it? If you cycle with things in your hand, you may fall off. If you wave the stick in the air, you might hit somebody's. Got it? Done. Okay, next चलते हैं हम exercise D. Pick out simple, compound and complex sentences from the text. टेक्स्ट में से आपने फाइंड आउट करना है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आपको बता दिया, सिंपल निशानी इसमें बता दी, आपने डेफिनेशन को याद करना है, मेन क्लॉज देखनी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज देखनी है, ठीक है, कि नंबर ऑफ क्लॉजेज कितनी हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपने देखना है। Identify and write the simple, compound and complex sentence in the given column. तो इसमें the first one is he came to see me but I was not present at home. Compound. She wrote an article in the newspaper. Simple. We shall die one day or the other, for we are immortal. Complex. They finished the work in time. Simple. तो ये बेटा आप लोगों ने खुद इसको देखना है कि इसको सिंपल क्यों कहा गया है। देखें, ये अब मेन क्लॉज है, एक ही है। आगे देखते हैं, द मदर ऑलवेज प्रेज फॉर माई सक्सेस, एक ही क्लॉज है, सिंपल है। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, कॉम्प्लेक्स। यस बेटा, देयर इज अ करेक्शन, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, इट्स सिंपल। I called him but he gave me no answer. Compound. A guest who stays a long time is not welcome. Compound. I soon returned home because I was upset. Compound. And then next, identify hyphens and dashes in the following sentences. तो सबसे पहले हमने understand करना है कि hyphens और dash है क्या। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी, अ हाइफन जॉइंस टू और मोर वर्ड्स टुगेदर। दो अल्फाज को या दो से ज़्यादा अल्फाज को हाइफन जो है वो जोड़ता है, लाइक दिस। ये देखें 30 और 5 को जोड़ रहा है। इट इज़ नॉट सेपरेटेड बाय स्पेसेस ऑन आइदर साइड्स। तो इसके इस साइड पे यहाँ पे हाइफन लिखी हुई है, इस साइड पे और इस साइड पे यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं होती। ये हाइफन की निशानी है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है। अच्छा, डैश क्या है? इट इंडिकेट्स अ सिग्निफिकेंट पॉज और सरप्राइजिंग ट्विस्ट इन अ सेंटेंस। अगर एक
आपने यकदम एक मर्तबा आपने रुकना है किसी सेंटेंस में, पॉज देना है और फिर सरप्राइज देना है या ट्विस्ट करना है फैक्ट को, तो उसमें आप डैश यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डैश कर दिए, आर यू लिसनिंग टू मी। अब देखें कितना बड़ा ट्विस्ट है इसमें, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डैश, आर यू लिसनिंग टू मी। तो इसमें ये होता है कि इसकी दोनों साइडों पे स्पेस आती है, यहाँ पे भी स्पेस आप देते हैं, यहाँ पे भी स्पेस देते हैं, जबकि हाइफन में नहीं होती। ओके, अब पढ़ते हैं। द इंजर्ड वुमन इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, हाइफन 35 हाइफन है। यू आर द फ्रेंड, आगे डैश यूज़ की है, द ओनली फ्रेंड, फिर डैश, हुज ऑफर टू हेल्प मी, फिर डैश। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर डैश, आर यू लिसनिंग टू मी। गॉट इट। समीना एट 3/4 ऑफ अ लार्ज पिज़्ज़ा साइज पिज़्ज़ा, हाइफन है यहाँ पे। गॉट इट। आगे देन इसी तरह से हाइफन, डैश और फिर डैशेस इस्तेमाल हुई हैं, देन हाइफन इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें आपने सिंपल फार्मूला, ठीक है, जहाँ पे सडनली फैक्ट चेंज हो रहा है, कोई इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, ठीक है, ट्विस्ट आ रहा है, तो वहाँ पे आप डैश यूज़ करेंगे और उसकी दोनों साइड पे डैश से पहले और डैश के बाद में स्पेस होगी, जबकि जो हाइफन होगा, हाइफन से पहले और हाइफन के बाद जो है ना वो स्पेस नहीं होगी। गॉट इट। ओके बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 12। इसको आपने अच्छे से करना है और इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं और ग्लॉसरी है, एंड देन कम्स द ग्रामर पोर्शन। थैंक यू।